एवरीवन, आई एम थलेश श्रीवास फ्रॉम मिशन सक्सेस क्लासेस। आप सभी का हमारे मिशन सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वह है काकतीय और राजवंश के शासकों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो में। किंतु कुछ चीज़ हमसे छूट गई थी, वह था बस्तर का नामकरण। तो शुरुआत करते हैं बस्तर के नामकरण से। बस्तर के नामकरण के बारे में देखा जाए तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मतैक्य है, जिसमें से कुछ विद्वानों ने कुछ अलग की उदंती दी है तो कुछ विद्वानों ने कुछ अलग की उदंती दी है। एक की उदंती सुनने को मिलती है कि जिन लोगों ने बस्तर का निर्माण किया वे बांस के तल पर निवास करते थे। कहाँ निवास करते थे? बांस के तल पर। बांस तल पर निवास करने के कारण उन्हें बांस तल कहा गया। अब बांस तल का अपभ्रंश नाम पड़ा बस्तर। बांस तल का अपभ्रंश नाम बस्तर, एक की उदंती। दूसरी की उदंती सुनने को मिलती है कि जब माता, आप लोगों को पता ही है बस्तर में माता दंतेश्वरी देवी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो माता दंतेश्वरी देवी को जब पता चलता है कि काकतीय वंश के शासक वारंगल से छत्तीसगढ़ में बस्तर की तरफ आगे की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ शासन करने वाले हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए स्वयं माता दंतेश्वरी देवी जाती हैं और उन्हें लेकर आती हैं। किनको? काकतीय वंश के शासकों को। किंतु आगे बढ़ने, जैसे ही वे आगे बढ़ती हैं तो आगे बढ़ने के समय वे काकतीय वंश के राजन से कहती हैं कि हे राजन, जब मैं आगे बढ़ूं, आप पहले मेरे आगे आगे चलिएगा, मैं आपके पीछे पीछे, और जब हम चलते रहें तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो मैं फिर उसी समय वहीं पर स्थिर हो जाऊंगी। ये बात राजन उनकी शर्त को मान लेता है, उनकी बात को मान लेता है और उसके पश्चात वे दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। किंतु ग्राम तराला के निकट डंकिनी संखिनी नदी के संगम पर जब माता दंतेश्वरी देवी पहुंचती हैं उनके पीछे पीछे, काकतीय वंश के शासक के पीछे पीछे, तो वहाँ पायल का उनका जो घुंघरू रहता है वे रेत में कहीं छिप जाता है और पायल का जो घुंघरू छिपने की वजह से उनकी आवाज़ अब नहीं आने लगती है। तो राजन को शक होता है कि शायद माता दंतेश्वरी देवी अब आगे नहीं आ रही हैं, इसीलिए वे पीछे मुड़कर देखते हैं और जैसे वे पीछे मुड़कर देखते हैं तत्पश्चात वह माता दंतेश्वरी देवी अपने कथनानुसार वहीं पर स्थिर हो जाती है। ऐसा किंवदंती सुनने को मिलता है बस्तर के बारे में। और चूंकि अब माता दंतेश्वरी देवी वहीं स्थिर हो गई, तो स्थिर होने के पश्चात, स्थिर होने से जस्ट पहले वे क्या करती हैं, अपने वस्त्र को, जो आंचल रहता है, उसको भूमि पर फैला देती हैं और जितने भूमि पर उनका वस्त्र फैलता है उस स्थान को वस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, वस्त्र। और इसी वस्त्र का अपभ्रंश नाम फिर पड़ता है बस्तर। ऐसा किंवदंती सुनने को मिलता है। और भी कई किंवदंतियां हैं, मैं कुछ को यहाँ फिर शेयर किया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आता है काकतीय राजवंश का संक्षिप्त इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काकतीय राजवंश के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, वारंगल से अन्नम देव यहाँ काकतीय वंश की नींव डालने आते हैं और यही वही फिर संस्थापक भी कहलाते हैं काकतीय वंश के छत्तीसगढ़ में। तो काकतीय वंश के जो राजा रहते हैं अन्नम देव जी, वे सन 1324 ईस्वी में कहाँ आते हैं? बस्तर आते हैं। और बस्तर आने के पश्चात 1936 ईस्वी तक काकतीय राजवंशों का शासन क्रम चलता है, जिसमें उनकी 20 पीढ़ियों में से 613 वर्षों तक वो शासन करते हैं। ठीक, बस्तर में शासन काल चलाने वाले ये सबसे लंबे शासक हैं और इनके बारे में कुछ देखने को मिलता है जानकारी, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। 1324 ईस्वी से 1780 ईस्वी तक, 1324 ईस्वी से 1780 ईस्वी तक काकतीय वंश के जो शासक रहते हैं वे निष्कंटक राज करते हैं। कैसा राज करते हैं? निष्कंटक राज करते हैं। और इस समय में इन्हीं बीच में 1324 से 1780 के बीच में एक शासक होते हैं जो कि दलपत देव, इसी वंश के जो शासक है दलपत देव, उनके मामा श्री, वे भी इसी वंश में शासन कार्य चलाते हैं। कब? 1721 ईस्वी से 1731 ईस्वी तक। 1721 ईस्वी से 1731 ईस्वी के बीच में जो दलपत देव शासक हुए हैं उनके मामा श्री इस समय शासन कार्य चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बहन होती है रानी चंदेलनी, उनका भाई होता है एक, उनको वे कहती हैं, अर्थात दलपत देव के मामा, दलपत देव के मामा, दलपत देव के मामा को इनकी माता श्री राजगद्दी पर बैठाती हैं। और क्यों बैठाती हैं? क्योंकि ये जो दलपत देव की जो माता है वह सौतेली माता रहती है, इनके जो मामा रहते हैं वो सौतेले मामा रहते हैं। वे चाहते हैं कि मेरे सौतेले पुत्र को राजगद्दी न मिले, इसीलिए ये दलपत देव की जगह अपने भाई को बैठाते हैं। फिर कुछ समय पश्चात फिर दलपत देव राजगद्दी पर बैठते हैं। तो ये जानकारी प्राप्त होती है। और 1324 ईस्वी से 1780 ईस्वी तक के बीच में ये क्या करते हैं? निष्कंटक राज करते हैं। उसके पश्चात 1780 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, कहाँ से कहाँ तक? 1780 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक ये जो काकतीय वंश के शासक हुए हैं ये मराठों के अधीन या भोसलों के अधीन शासन कार्य करते हैं। किनके अधीन? मराठों या भोसलों के अधीन शासन कार्य कौन करते हैं? 1780 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक
काकतीय वंश के शासक। तत्पश्चात 1855 ईस्वी में जब अंग्रेजों का आगमन होता है तो अंग्रेजों के आगमन के पश्चात ही बस्तर एक रियासत बन जाता है और अंतिम में फिर प्रवीण चंद्र भंजदेव 1936 ईस्वी से शासन कार्य करते हैं। इस प्रकार से इनकी संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। अब अगर हम आगे बढ़े शासकों की तरफ तो पहले शासक हुए अन्नमदेव, और अन्नमदेव के बारे में हमने देखा है कि ये छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक हुए हैं, और काकतीय वंश के संस्थापक के साथ ही इनके बारे में अन्य जानकारी प्राप्त होती है इनके दंतेवाड़ा अभिलेख से। दंतेवाड़ा अभिलेख से इनके बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है कि दंतेवाड़ा अभिलेख में इनको अन्नमदेव के स्थान पर अन्नमराज भी कहा गया है। क्या कहा गया है, याद रखिएगा, अन्नमराज। किस अभिलेख में कहा गया है, तो दंतेवाड़ा अभिलेख में कहा गया है। अन्नमदेव को क्या कहा गया है, दंतेवाड़ा अभिलेख में अन्नमराज कहा गया है। और वारंगल से बस्तर आगमन इनका कब हुआ, तो मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ, सन 1324 ईस्वी में इनका वारंगल से बस्तर आगमन हुआ। याद रखिएगा, वारंगल से बस्तर आगमन इनका कब हुआ, तो अन्नमदेव का वारंगल से बस्तर आगमन हुआ 1324 ईस्वी में। आगे यदि हम इनकी बात करें तो आगे इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि ये सिंहासन रूढ़ाधीन हुए, अर्थात सत्ता संचालन किए। कब ये सिंहासन पर बैठे, तो ये सिंहासन रूढ़ाधीन हुए लगभग 32 वर्ष की उम्र में। याद रखिए, कितने वर्ष की उम्र में, 32 वर्ष की उम्र में ये सिंहासन रूढ़ाधीन हुए। और इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि इनका जो शासनकाल रहा लगभग 45 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक रहा, 45 वर्षों तक राजपाट चलाए हैं। कौन चलाए हैं, अन्नमदेव जी। कितने वर्षों तक, 45 वर्षों तक। सिंहासन रूढ़ाधीन कब हुए, 32 वर्ष की उम्र में। 32 वर्ष की उम्र में सिंहासन रूढ़ाधीन हुए, शासनकाल चलाया 45 वर्षों तक। और इन्होंने अपनी राजधानी की यदि बात करें तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई मंधोता को। जब ये सर्वप्रथम वारंगल से छत्तीसगढ़ आया तो बस्तर में रुके। 1 वर्ष बस्तर में रुकने के पश्चात इन्होंने अपनी राजधानी बनाई मंधोता को। राजधानी याद रखिएगा, मंधोता। राजधानी किसको बनाई, मंधोता को बनाई। अगली इनके बारे में देखें तो अगली जानकारी प्राप्त होती है उपाधि के रूप में। इनको उपाधि दी गई थी चलुकी वंश के राजा के रूप में। क्या उपाधि दी गई थी, चलुकी वंश का राजा। याद रखिएगा, चलुकी वंश राजा। क्या उपाधि दी गई थी, चलुकी वंश के राजा के रूप में इनको उपाधि दी गई थी। किनको उपाधि दी गई थी, अन्नमदेव जी को। क्या उपाधि मिली थी, चलुकी वंश का राजा कहा गया था। यदि इनके कार्यों के बारे में हम उल्लेख करें तो कार्यों के बारे में इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि तराला ग्राम में डंकिनी संखिनी नदी के संगम स्थल पर इन्होंने दंतेवाड़ा का निर्माण किया। तराला ग्राम, डंकिनी संखिनी नदी पर दंतेश्वरी मैया का मंदिर। तराला ग्राम के डंकिनी संखिनी नदी के संगम पर दंतेश्वरी मैया के मंदिर का निर्माण किया। इस प्रकार से अन्नमदेव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और एक जानकारी प्राप्त होती है कि अन्नमदेव जो हैं वो काकतीय वंश के शासक रह चुके हैं, इनके संस्थापक रह चुके हैं बस्तर में। ठीक, अगली जानकारी प्राप्त होती है अगले शासक हमीरदेव के बारे में। हमीरदेव का ध्वनि परिवर्तन युक्त नाम क्या है, तो हमीरुदेव या एमीराजदेव। हमीरदेव को हमीरुदेव या एमीराजदेव भी कहा जाता है। और इनकी जो राजमहिषी थी वो राजमहिषी थी श्याम कुमारी बघेलिन। याद रखिएगा, श्याम कुमारी बघेलिन। इनकी राजमहिषी रह चुकी है श्याम कुमारी बघेलिन जी। और ये सिंहासन रूढ़ाधीन हुए लगभग 33 वर्ष की उम्र में। 33 वर्ष की उम्र में सिंहासन रूढ़ाधीन रह चुके हैं। सिंहासन रूढ़ाधीन कब हुए, तो 33 वर्ष की उम्र में। और राजमहिषी रह चुके हैं श्याम कुमारी बघेलिन जी। हमीरदेव के बारे में क्या क्या जानकारी देखने को मिली है, तो हमीरदेव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि इनका ध्वनि परिवर्तक युक्त नाम है हमीरुदेव या एमीराजदेव। और ये सिंहासन रूढ़ाधीन कब हुए, तो लगभग 33 वर्ष की उम्र में सिंहासन रूढ़ाधीन हुए। और जानकारी प्राप्त होती है कि राजमहिषी इनकी कौन थी, तो श्याम कुमारी बघेलिन थी। अगले देखते हैं तो अगले शासक आए भैरवदेव, जिनको भैराजदेव के नाम से या भैरजदेव के नाम से भी जाना जाता है। और यदि इनके बारे में देखें तो इनकी रानी का नाम आता है मेघावती। रानी का नाम क्या मिलता है, मेघावती। और ये जो मेघावती होती हैं इनकी एक विशेषता है, ये आखेट विद्या में निपुण होती हैं। किसमें निपुण होती हैं, आखेट विद्या में निपुण होती हैं। और इन्हीं के स्मृति चिन्ह के रूप में मेघी साड़ी या मेघी गोहड़, मेघई गोहड़, मेघी साड़ी या मेघई गोहड़ी
का स्मृति चिन्ह के रूप में वहाँ क्या किया जाता है, बस्तर में उपागम होता है। क्या होता है, उपागम होता है, जिसके बारे में आज भी वहाँ प्रचलित है, जाकर देख लीजिएगा, मेघी साड़ी के रूप में वहाँ आज भी साक्ष्य देखने को प्राप्त होता है। अगले वीडियो में हम भैरव देव के आगे जो आते हैं पुरुषोत्तम देव, वहाँ से अपनी जानकारी आपको बताने का शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।